हे गाइस, तो हमने मैंगा के पिछले चैप्टर्स में देखा था कि कैसे ये केन चेंग फाइची के बेड पर आराम से सो रहा होता है, बिल्कुल अपने घर की तरह। जब चेंग फाइची रूम में आकर देखता है तो हैरान होता है। पिछली रात की उसकी हालत याद कर उसे सोने देता है। येकिन के क्वेश्चंस और क्यूरोसिटी को देखकर फाइची काफी चिल होता है। येकिन पूछता है कि फाइची के रूम में इतना कम स्टफ क्यों है और बस ओल्ड बोरिंग कपड़े ही क्यों हैं। उसको लगता है कि फाइची किसी अलग ही दुनिया का इंसान है। येकिन को ये सब देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, बट फिर वो फाइची से ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स को देखने लगता है। वो पूछता है कि उसकी फोटोज कहाँ हैं, लेकिन फाइची सिर्फ सिंपल एक नहीं का जवाब देता है। येकिन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि फाइची का लाइफ कैसा होगा। फिर वो एक मोमेंट में फाइची की एक फोटो ले लेता है जो बहुत नेचुरल और कैंडिड होती है। उस वक्त बाहर पहली बर्फ भी गिरती है। उसके बाद दोनों एक फूड स्टॉल पे काम करते हैं और येकिन को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाता। फाइची कामली उसकी मदद करता है और जब येकिन की साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो फाइची उसे ये सब मैनेज करने में भी मदद करता है। येकिन अपनी माँ के कॉल को करके सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन फाइची इस पूरी सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करता है जो येकिन को भी बहुत अच्छा लगता है। अब आगे आज का चैप्टर शुरू होता है बॉस के उस साइकिल रिपेयर शॉप से। रात काफ़ी हो चुकी थी और रिपेयर शॉप तो एकदम अंधेरे में डूबी हुई थी, एकदम सुनसान। दूर से अंधेरा दिख रहा था, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। चेंग फाइची बिना हेसिटेशन के आगे बढ़ा, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और एक जोर का धक्का दिया और बिना किसी दिक्कत दरवाज़ा खुल भी गया। येकिन बस मुंह खोल के देखता रहा था। भाई, ये इलीगल नहीं है ना? लेकिन बोलने का तो मौका ही नहीं मिला उसे। चेंग फाइची ने एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ अपनी उंगली होठों पे रखी श्श और धीरे से बोला, बॉस अंदर सो रहा है, काम खत्म करेंगे और निकल जाएंगे। येकिन का मुंह लिटरली खुला का खुला ही रह गया। उसने पैनिक में चेंग फाइची की शर्ट पकड़ ली। भाई एक मिनट, पहले ये बताओ, ये ट्रेसपासिंग तो नहीं है ना? बेचारा बहुत डर गया था। चेंग फाइची उसे देखते हुए सोच रहा था, बेटा जब मेरे टायर पे छुरा मारा था तब तो बड़े बहादुर बने घूम रहे थे ना। लेकिन उसने अपनी ये सोच अपने अंदर ही रखी। बस हल्का सा धमकी भरे अंदाज में बोला, वो तो है, बस अपनी वॉइस जरा धीमी रखो, बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। और बस फिर क्या, इधर का माहौल देखकर येकिन का डर का लेवल एक और लेवल बढ़ गया। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, जैसे सांस लेने से भी बॉस जाग जाएगा। दूसरे हाथ से फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और चेंग फाइची पर डाल दिया, बिल्कुल एक चोर जैसे जो सीक्रेट मिशन पे हो। और तभी उसने देखा कि चेंग फाइची के लिप्स के कोने हल्के से उठ गए थे। लगाना चूना। येकिन को सिर्फ एक सेकेंड लगा ये रियलाइज करने में कि वो फिर से उल्लू बन गया है। चेंग फाइची मीनवाइल काम में बिजी हो चुका था। एक ओल्ड टायर लेके उसको ग्राइंड कर रहा था और उसे कैजुअली बता भी रहा था, बॉस काफी अच्छा बंदा है, जब भी मेरी कभी साइकिल खराब होती है मैं यहीं आता था रिपेयर के लिए। एक दिन उसने मुझे बता दिया कि आयरन का गेट प्रॉपरली लॉक नहीं होता, इसीलिए कभी इमरजेंसी हो तो रात में बस धक्का मार के अंदर आ सकता है। येकिन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, मतलब ये सब परफेक्टली लीगल है। फिर सोचता है, तभी मैं सोचूं ये बॉस को इतने अच्छे से कैसे जानता है। उसने थोड़ा इधर उधर देखा, जैसे कोई और भी सुन रहा हो। फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे आया, वैसे भी यहाँ कुछ चोरी करने लायक है भी तो नहीं। दोनों बंदे अपने अपने काम में लगे हुए थे और रूम पूरा शांत था। बस टायर की हल्की हल्की घिसने की आवाज़ और दोनों की ब्रीथ करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। येकिन भी बिना सोचे समझे चेंग फाइची की ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगा और फिर उसने रियलाइज़ किया, ये बंदा बहुत स्टेबल और डीप ब्रीथ्स ले रहा है, बिल्कुल एक सोए हुए कछुए जैसा। बस ये सोचना था कि उसके अंदर का कॉमेडियन जाग गया, एक वाइल्ड मेटाफोर बना के खुद ही उस पर हंसने लगा। चेंग फाइची ने तुरंत सर उठा के उसे देखा, चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन लेके। येकिन ने तुरंत अपनी हंसी कंट्रोल की
और ऑकवर्डली टॉपिक को बदलते हुए बोला, तुमने अभी अभी नंबर 6 मिडिल स्कूल में ट्रांसफर लिया है ना, फिर तुम बॉस को इतने अच्छे से कैसे जानते हो? चेंगफाई ची ने हाथ का लगा काम छोड़कर उसे कैजुअली बोला, मेरे पुराने स्कूल से घर तक का रास्ता भी यहीं से पास होता था। फिर एक सेकेंड रुक के डायरेक्टली उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता था पहले? येकिन का दिल एक सेकेंड के लिए जैसे स्किप हो गया, या सही पकड़े हैं। उसको लगा उसकी स्टॉकिंग वाली हरकतें पकड़ी गईं, लेकिन फिर तुरंत अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया उसने, क्योंकि हमारा बंदा कॉन्फिडेंट नहीं ओवर थिंकर है ना। उसने लॉजिकली सोचा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो काफ़ी केयरफुल था। तो एकदम काम और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ मुझे पता है ना, तुम तो ABC हाई स्कूल से हो, मुझे क्या सबको ही पता है। लेकिन अंदर ही अंदर उससे थोड़ा जिटरी फील हो रहा था, इसलिए उसने कंफर्म करना ज़रूरी समझा, तुमने मुझे पहले कहीं देखा था क्या? चेंगफाई ची ने अपनी नज़र नीचे कर ली और बिल्कुल शांत टोन में बोला, नहीं तो पहली बार तो मैंने तुम्हें उस कन्वीनियंस स्टोर में ही देखा था। लेकिन अरे यार, लगता है मैंने खुद अपने ही पैर पे कुड़ाली मार ली। उसे उस मोमेंट पहले के सारे अनप्लीजेंट एनकाउंटर्स दिमाग में फ्लैश होने लगे। उसका हेड लोअर होता गया और वॉइस और हल्की होती गई। पहले मेरा एक दोस्त तुमसे नाराज था, तो मैंने बस उसकी मदद की थी, कोई और मतलब नहीं था। चेंगफाई ची क्लियरली देख सकता था कि येकिन इंटेंशनली ट्रबल नहीं कर रहा था। बंदा शैतान तो है, लेकिन एविल नहीं था। उसे उसके मोटिव पे अब भी डाउट था, बट ये भी क्लियर था कि येकिन कोई डीप सीरियस वजह से उसके आसपास नहीं घूम रहा था। शायद बस उसके रूमर्स सुन के इंटरेस्टेड हो गया हो। लेकिन फाइची थोड़ा शार्प था, तो कैजुअली बोला, और अब कोई और इंटेंशन तो नहीं है ना? उसकी आवाज़ हल्की सी टीजिंग थी, पर सीरियस भी। पर येकिन को तो कुछ और ही लगा। उसे लगा जैसे चेंगफाई ची इस अंधेरे कमरे में ये सब उसके कान में फुसफुसा कर कह रहा हो। वो तो पूरा गुलाबो ही बन गया था। शुक्र है अंधेरे का कि कोई उसे ऐसे देख नहीं सका। लेकिन उसका हार्ट, ओ भाई, दिल तो जैसे मैराथन दौड़ रहा था। धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि अपनी ही आवाज़ उसे सही से सुनाई देना बंद हो गई थी। लेकिन हमारा येकिन भी इतनी आसानी से हारता नहीं ना। हाँ, एक और मीनिंग भी हो सकता है, उसने कॉन्फिडेंटली बोला, चेंगफाई ची की टोन को मैच करते हुए। क्या तुम्हें पता नहीं है? बेचारा चेंगफाई ची यही सोच रहा था। ज़रूर उसने उस पुराने स्कूल के रूमर्स पर यकीन कर लिया होगा। येकिन का फ़ोन एक थिन बीम ऑफ लाइट थ्रो कर रहा था, वो भी डायरेक्टली चेंगफाई ची के हाथों पे। येकिन ने धीरे धीरे चोरी छुपे अपना फ़ोन ऊपर उठाना शुरू किया, ताकि वो चेंगफाई ची के एक्सप्रेशन को क्लियरली देख सके। उसने तो बस यही कंफर्म करना था कि कहीं छुप छुप के वो हंस तो नहीं रहा। लेकिन येकिन के दिमाग में एक और रियलाइजेशन हिट हुई, ये इतना धीरे धीरे क्यों ब्लिंक कर रहा है? हाय, कितना क्यूट लग रहा है। जैसे ही उसने और पास से देखने की कोशिश की, चेंगफाई ची ने एकदम से अपना फेस टर्न कर लिया, जैसे वो कॉट फील कर रहा हो। फिर उसने एक नोटपैड निकाला और येकिन की तरफ कैजुअली फेंका। बॉस के लिए एक नोट लिख दो, बता देना कि हम यहाँ आए थे साइकिल रिपेयर करने के लिए। येकिन ने वहाँ पड़ी एक छोटी सी स्टूल ढूंढ ली और वहीं स्क्वाट करके लिखना शुरू किया, पूरा प्रॉपर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लिखते हुए। एक बार काम फिनिश तो फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ नोट चेंगफाई ची की तरफ बढ़ाया। टीचर चेंग, प्लीज चेक कर लो, कुछ टाइपोज है क्या? येकिन के छोटे से फेस पर इतना प्राउड था जैसे उसने कोई महान काम कर दिया हो। लेकिन अंदर से बंदा अब भी थोड़ा दुखियारा था, क्योंकि उसे उस दिन का दुख अभी भी फ्रेश था जब चेंगफाई ची ने उसके लव लेटर में टाइपोज निकाल कर रख दिए थे। येकिन ने अंदर ही अंदर उसे कर्स किया, कितना रूटलेस बंदा है ये। चेंगफाई ची इस बात से बेखबर येकिन के नोट को देखते हुए एक बैरली नोटिसेबल स्माइल देता है। उसने एक पेन उठाया और एक बड़ा सा टिक मार्क लगा दिया नोट पे। येकिन के साथ साथ ये भी पूरा बच्चा ही बन चुका है। फिर नोट के ऊपर एक कॉर्नर पे एक वर्टिकल लाइन और 2 गोल सर्कल्स बना दिए।
टोटल स्कोर 100 पॉइंट्स। अगले सीन में ये केन ऊँघते हुए चेंगफाई ची के पीछे पीछे चला जा रहा था, पर फिर रोड पे चलते चलते अचानक रुक गया। अपना सर थोड़ा टिल्ट करते हुए सस्पिशियसली सोचने लगा, वेट, कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन शुरू कर दी। हर सब्जेक्ट का फुल स्कोर तो 150 होता है और तुमने तो मुझे सिर्फ 100 दिए, मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए हैं यार। चेंगफाई ची का रिएक्शन एकदम काम था। वो बस शांत टोन में बोला, अगर कल होता तो पूरे 150 मिलते। येकिन का दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। ये क्या, पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? पर उससे सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तभी उसका ध्यान क्लॉक टॉवर की तरफ गया। घंटे का कांटा धीरे धीरे 1 बजने की तरफ बढ़ रहा था। उसने रिफ्लेक्सिवली एक बड़ी सी यॉन की। आंखों में नींद और आवाज में हल्की सी ममलिंग थी। इट्स ग्रेट टू हैव अ बर्थडे। चेंगफाई ची ने नोटिस किया कि अब येकिन की आंखें लिटरली बंद ही होने वाली थी। छोटी सी बॉडी ठंड में हवा में शिवर कर रही थी। अगले सीन में हम येकिन के घर के सामने होते हैं। चेंगफाई ची ने एक छोटी सी साड़ निकाल के सॉफ्टली कहा, चलो पहुंच ही गए, अब घर जाओ। और फिर उसने येकिन की आर्ग्यूमेंट करने की सारे स्कोप को खत्म करते हुए एक फाइनल कार्ड थ्रो कर दिया। तुम्हारी माँ से फोन पर वादा किया था ना कि तुम्हें सेफली घर पहुंचाना है मेरी जिम्मेदारी है, तो अब सीधा घर जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। येकिन का घर उनके स्कूल के बहुत पास ही था। जब वो गेट तक पहुंचा ही था, तभी एक इम्पॉर्टेंट बात उसे याद आई। उसने अपने ग्लव्स उतार के चेंगफाई ची को दे दिए। मैं तो घर पहुंच गया हूँ ना, अब तुम पहनो, कल नए वुलन ग्लव्स ले लूंगा। चेंगफाई ची बस चुपचाप उसे जाता देखता रहा, जब तक येकिन अंदर चला नहीं गया। लेकिन जैसे ही फाई ची टर्न करके निकलने वाला था, पीछे से एक सडन आवाज आई, टीचर चैंग। येकिन गेट के दूसरी तरफ से चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हारी होमवर्क बुक में कुछ छोड़ा है, भूलना मत, जरूर देखना। चेंगफाई ची का रिएक्शन एकदम ठंडा, बस एक हल्की हामी भर के निकल के वापस टर्न कर गया। बंदा येकिन की बातों को सीरियसली लेने का हैबिट डेवलप नहीं कर सकता था। उनके स्कूल के फाइनल एग्जाम्स फाइनली आ रहे थे और कोई कितना भी कॉन्फिडेंट हो, एनर्जी कंजर्व करना और अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी था। और येकिन, बंदा शायद सीरियस हो गया था। पिछले कुछ दिनों से उसका साया भी नज़र नहीं आया था। एग्ज़ाम हॉल के आसपास भी नहीं दिखा, जैसे ज़मीन खा गई हो उसे। और फिर वही रूटीन जारी था चेंगफाई ची का। ब्रेकफास्ट हर दिन की तरह डिलीवर हो रहा था। एक दिन चेंगफाई ची कुछ जल्दी स्कूल पहुंचा और तभी किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया उसने। एक छोटा स्टूडेंट था। वो बेचारा हल्की सी नर्वस स्माइल के साथ बोला, मैं बस थोड़ी सी मदद कर रहा था पैसों के लिए, बस इसीलिए कर रहा था। कार्ड्स वो भी हर सुबह तैयार होते थे। एक एक करके रोज एक कार्ड क्वाइटली पेश होता रहा। ये सारा काम बिल्कुल येकिन के स्टाइल को मैच कर रहा था। बंदा खुद तो अव्वल दर्जे का लेजी था, पर अपने सारे काम पैसे फेंक के करवा ही लेता था। जिस दिन उसने बर्तन धोए थे, उसका भी शायद कोई बड़ा रीजन नहीं था, बस एक छोटी सी एक्साइटमेंट रही होगी गरीबों की जिंदगी जीने की। जैसे एक सडन भूत सवार हो गया हो सर पे कि चलो पैसे कमाने का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, जैसे कोई फेरी टेल ट्राई कर रहा हो। ऐसे ही दिसंबर का आखिरी दिन भी आ गया, आखिरी एग्जाम भी खत्म हो गया। चेंगफाई ची ने आज एग्जाम खत्म होते ही एग्जाम रूम जल्दी छोड़ा और सीधा घर आ गया और लगा बुक्स को ऑर्गेनाइज करने में। लेकिन बीच में एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हो गई। एक बुक्स के पाइल में येकिन का लिखा एक सिली सा नोट मिल गया उसे, जिसमें उसके नंबर के साथ लिखा था, कॉल मी। और बस यही नहीं, पीछे एक गोलू मोलू सा हार्ट भी बना रखा था। फाई ची ने उसे बस एक सेकंड के लिए देखा, फिर वापस लग गया अपने काम में। कल से न्यू ईयर का 3 डे हॉलीडे शुरू होने वाला था। सिर्फ फर्स्ट डे की सुबह फ्री थी। उसके बाद फाई ची ने अपना पूरा स्केड्यूल पूरा फुल पैक करके रख दिया था। लेकिन आज उसके पास एक वैलिड रीजन था रात को लेट तक जागने का। न्यू ईयर की रात थी ना। उसने अपनी अधूरी छोड़ी एक डिटेक्टिव नॉवेल उठाई और बेड पे लेटकर पढ़ना शुरू किया। क्लॉक का आवर हैंड धीरे धीरे मिडनाइट की तरफ बढ़ रहा था।
फाइजी का ध्यान फिर बुक पे गया। एक पेज पीछे गया, फिर 2 पैरास दोबारा पढ़े, फिर वापस पढ़ने लगा। मतलब ध्यान किताब में था ही नहीं। एक बार और ट्राई किया, पर कंसंट्रेशन गायब थी। रह रह कर यकीन का कॉल मी याद आ रहा था। 20 मिनट भी प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया बेचारा। कहाँ प्लान कर बैठा था कि आज पूरा जागेगा और पूरी नॉवल पढ़ डालेगा। वैसे मैं भी यही करती हूँ अगर कोई इंटरेस्टिंग मांगा हाथ लग जाए तो। आखिर में बुक को क्लोज कर दिया, लाइट्स बंद की और रिलैक्स होने के लिए लेट गया। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के टाइम से जो टेंशन चली आ रही थी उसको शांत करने का टाइम था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो नंबर और येकिन फिर सामने दिखने लगे। फाइची का दिमाग फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा शार्प था। जो चीज़ एक बार देखता वो आसानी से भूल नहीं सकता था। और अभी भी येकिन का लिखा हुआ नंबर उसके दिमाग में घूम रहा था, जैसे कोई फ्लैशिंग नियॉन साइन, कॉल मी। क्लॉक में 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट छोड़े थे और तभी फाइची ने अपना पुराना सा स्ट्रेट स्क्रीन फ़ोन तकिए के नीचे से निकाला। वो फ़ोन जो सिर्फ वो ज़रूरत के कॉल्स करने के लिए यूज़ करता था। लेकिन इस बार उसने टेक्स्ट मैसेज इंटरफेस खोला।